हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। तो मैं आज के इस लेक्चर में आपके गैस लॉ और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो करवाऊंगा। इससे पहले मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर्स में हमने थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर दिया है। इसके 3 लेक्चर्स आएंगे आपके, और कुछ अपलोडेड हो चुके होंगे एक दो। तो 3 लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर दिया था। इससे पहले हमने केटीजी को कंप्लीट कर दिया था, और केटीजी के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे। और साथ ही आपको होमवर्क भी दिया था कि आपको फॉर्मूला बुक बनानी थी, इसके साथ साथ पीवाईक्यू बुक बनानी थी। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। आपको इसमें डिफिकल्टी आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। तो आज मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम से क्वेश्चंस उठाए हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को वो अच्छे लगेंगे। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये है टीआईएफआर से लिया हुआ, टीआईएफआर 2011 से। तो इसमें पूछा है कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक इंसुलेटिंग कंटेनर बनाया है, ठीक है, कि जिसके अंदर 4 मोल गैस नाइट्रोजन का भरा है, और प्रेशर कितना दे रखा है 10⁵ पास्कल, और टेम्परेचर दे रखा है 200 के लिए। अब पूछा है, अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज अगर नोटिस की होगी, तो आपके पास एन है, आपके पास पी है, आपके पास टी है, और आर जो है वो तो आपका गैस कांस्टेंट है। अब इन सारी चीजें जब आपके पास है तो आप क्या निकाल सकते हो? अगला ये पार्ट छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे आप इनका हेल्प करके वॉल्यूम निकालोगे। सबसे सिंपलेस्ट वे है कि मैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा के वॉल्यूम निकालूंगा। अब वॉल्यूम पूछने का एक अलग तरीका होता है कि वो पूछेगा साइज ऑफ कंटेनर। बस ये है उसका अलग वे पूछने का, क्योंकि ये चीज सिंपल वे में वो पूछना चाहता है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करके दूं। तो बस आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास गैस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, और आपके पास प्रेशर है। तो जब आप इसको यूज करते हो तो आपके पास एक चीज निकल के आती है, ये यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज डाली और आपका आंसर निकल के आया मीटर क्यूब में। क्योंकि आपका प्रेशर स्टैंडर्ड यूनिट में था, आपका टेम्परेचर स्टैंडर्ड यूनिट में था, ये भी सब स्टैंडर्ड यूनिट्स में थे। बट उसने यहाँ पे क्या किया, इतने आसानी से तो वो ना देने वाला नहीं था, तो उसने पूछ लिया लीटर के फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको एक कन्वर्जन याद रखना है कि 10⁻³ मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो बस आपने जहाँ पे आपका ये 10⁻³ आया था उसको आपने लीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो देख रहे हो आप कितना इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो आईआईएससी ने पूछा था 2009 में। तो अब इसमें क्या पूछा है, दो वेसल है, सेपरेट है, जिनके अंदर दो आइडियल गैस है ए और बी। तो अभी तक आपको समझ में आया है कि आपके पास दो अलग अलग कंटेनर से, वेसल्स बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, जिसके अंदर दो आइडियल गैसेस है। कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, ये मेरा कंटेनर ए हो गया, ये मेरा कंटेनर बी हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर मेरा पी ए है, यहाँ पे प्रेशर पी बी है, और यहाँ पे एक चीज दे रखी है और टेम्परेचर भी दे रखा है टी ए टी बी, कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहले सेंटेंस में आ गई है। तो टी ए बराबर टी बी हो गया। प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस दैट ऑफ बी, जो ए का प्रेशर है वो बी के डबल है, तो प्रेशर के बीच में रिलेशन आ गया। उसके बाद अब टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है। अभी तीसरी अननोन क्वांटिटी क्या हो सकती है, वॉल्यूम की।
ठीक है। तो वॉल्यूम अगर देता है तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स पे जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स देता है तो हम वॉल्यूम पे जाएंगे। तो अब उसने दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स बी। आपको पता है रो ए और रो बी, ये भी चीज आपको पता है। अब क्या पूछा है, अब इसके बाद पूछने जैसा क्या बचा है, तो उसने पूछा है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ ए एंड बी। तो आपको फाइंड आउट करना है एम ए अपॉन एम बी, ये क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं अभी। आपको सबसे पहले लाइन में दिया था कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ए का प्रेशर बी से डबल है और 1.5, तो हो गया आपका 3/2। अब देखिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं हम लोग। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और एन आपको पता है कि होता है मास बाय मोलार मास। ठीक है, और आपको मोलार मास फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे एक और रिलेशन होता है डेंसिटी का, जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास मास है, मेरे पास वॉल्यूम है, तो इससे डेंसिटी निकल गई। तो आपका इक्वेशन चेंज होके बन गया P इज इक्वल टू रो आर टी बाय कैपिटल एम। तो इससे एक रिलेशन एक आप ऐसे भी लिख सकते हो कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, जो मैंने लेक्चर में फॉर्मूला भी लिखवा के दिया था आपको। तो अब यहाँ पे अननोन क्या क्या है, बस आपका एम, क्योंकि आपको प्रेशर दे रखा है पी और पी भी, आपको रो ए रो भी पता है, टी ए टी भी पता है, और आर तो कांस्टेंट है तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो उससे आप सीधा, मतलब ये बेसिकली वही है आर को निगलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पे मैंने रेशियो ले लिया बोथ द साइड्स, वैल्यूज डाली और आपका आंसर निकल के आ गया 3/4। ये आईआईएससी ने पूछा था 2009 में, देख रहे हो। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है जो जेएनयू ने पूछा था 2009 में। अब इसमें क्या पूछा उन्होंने कि एक आइडियल गैस है, ठीक है, जो एक्सपांड हो रहा है ऐसी प्रोसेस में जहां मेरा प्रेशर जो है वो डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम के ऊपर। और कैसे वो डिपेंड कर रहा है, तो उसने ये रिलेशन दे दिया जहाँ पे मेरा पी नॉट और अल्फा जो है ये कांस्टेंट है। इफ एन इज नंबर ऑफ मोल्स, अब एन अगर नंबर ऑफ मोल्स है जो हमको पता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हो सकता है इस प्रोसेस में। अब मैक्सिमम, जब भी मैक्सिमम मिनिमम का बात आती है, आप क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हैं कि हम उसका वेरिएबल के साथ डेरिवेटिव लेते हैं, उसको जीरो करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको सेकंड डेरिवेटिव में डाल के चेक करते हैं कि वो डेरिवेटिव निगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। अकॉर्डिंगली हम चीजों को समझते हैं कि वहां पे स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पर भी हम सेम चीज करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि मेरा प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिर से आइडियल गैस इक्वेशन ही लगाता हूँ। आइडियल गैस इक्वेशन पे एन आर और टी को छोड़ दीजिए अभी के लिए। चेंज क्या होगा, पी को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ उस इक्वेशन से, तो मैंने पी को रिप्लेस कर दिया इस फॉर्म में। कहाँ लिखा है, जो लिखा ही नहीं है। तो आप एक स्टेप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा वी इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। या आपको एन आर यहाँ पे लिखने से बेहतर होगा कि आप इसको ऐसे लिख दें। जैसे अब यहाँ पे आपका टेम्परेचर अलग से आ गया, आर एन आर, ये पी नॉट अपॉन आर एन कॉन्स्टेंट ये बाहर आ गए। अब यहाँ पे देखिए आप, v जो है वो दो बार आया, मतलब v के रिस्पेक्ट में ही हम इसको डिफरेंशिएट मारेंगे। तो मैंने ले लिया डी टी बाय डी वी, या डेल टी बाय डेल वी। आप कुछ भी बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट अगर खुद जाए तो ऐसे लिख देना। उसको लेने के बाद यहाँ पे ये नॉर्मल सा डिफरेंशियल है, प्रोडक्ट रूल जो होता है कि आपको अगर डी यू वी फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आप पहले वेरिएबल को साइड में रखेंगे डी वी बाय डी एक्स, प्लस दूसरे को साइड में रखेंगे डी यू बाय डी एक्स। मैंने यहाँ पे सेम चीज की है और उससे ये निकल के आया। अब ये चीज कांस्टेंट है तो ये चीज जीरो हो गई,
तो मतलब ये चीज बेसिकली जीरो नहीं हो सकती, तो ये नॉन जीरो टर्म है, क्योंकि पी नॉट अपॉन एन आर की कुछ डिफाइनेट वैल्यू है जिससे ये जीरो नहीं होगा। तो इसको मैं उस साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चीज एक मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल भी मेरा कभी भी जीरो नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का ये कांस्टेंट भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचता है वन माइनस अल्फा वी इज इक्वल टू जीरो। ये चीज जीरो हो सकती है। तो इससे मुझे निकल के आता है कि मेरा जो वॉल्यूम है वो है वन बाय अल्फा। बस इस इक्वेशन में ये वैल्यू डाल दीजिए, आपका ये टेम्परेचर निकल के आ गया। तो आप देख रहे हो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके चीजें बस ऐसे ही पूछी जाती है, इससे और काफी कुछ नहीं पूछा जाता है। दो चीज, अब कहीं पे आपका टेम्परेचर वेरी हो सकता है, कहीं आपका वॉल्यूम वेरी हो सकता है, आपको कहीं पे वो डेंसिटी दे सकता है जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था, या आपको कुछ वो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट बोल सकता है। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट एक चीज आपको बोल दूं मैं, स्मॉल आर से डिनोट होती है जो आर बाय एम होता है। या आपके आपका जो मास होता है वो अगर 1 ग्राम 1 केजी ऐसे समथिंग हो, तो मतलब यूनिट हो, आपका मास जो है बेसिकली यूनिट हो, तो गैस कांस्टेंट अपॉन मोलर मास, इसको कहते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। ये हर गैस का अपना अलग होता है। अब यहाँ पे वो कहीं पे ऐसे वो इसी इसमें दे दे, मैं ऊपर आपको कुछ लिखवा के देता हूँ। तो यहाँ पे उसने नंबर ऑफ मोल्स बोल दिए थे कि ये है। अब वो बोलेगा आपको कि 14 ग्राम नाइट्रोजन था और बाकी सब प्रेशर वॉल्यूम वो सब दे रखा है। अब बताओ उसका टेम्परेचर निकाल के, तो नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम पर मोल और वो सब चीजें करके आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 मोल आ जाएगा। वो बोल देगा आपको 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स थे। एटम्स अगर बोलता है तो फिर ये 1 मोल होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलता है तो ये हाफ मोल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना कि वो क्या पूछता है। वो सीधे नंबर ऑफ मोल्स देने की बजाय ऐसे ग्राम में भी वो खेल खेल सकता है कि एलिमेंट दे दे और बोल दे एटम है या मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में रेशियो पूछ लेगा, और कुछ भी नहीं पूछ सकता है वो इसमें। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे भेजेंगे कि 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस से जो एक रिवर्सिबल साइकिल के थ्रू जा रहा है, जहाँ पे बीसी जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। मेरे पास पीबी मुझे पता है और वीबी मुझे पता है। ठीक है, मतलब वीबी और वीए बोथ सेम ही चीज है। तो ये दो चीजें मुझे पता है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम क्या होगा पता नहीं है। ये जो हो गया मेरा पी ए, ये हो गया मेरा पीबी, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन पता नहीं है। और मुझे वो पूछता है कि इस साइकिल की इफिशियंसी क्या होगी। तो जैसे लेक्चर में किया था, मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ यहाँ पे कि बी टू सी एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आप लगाएंगे पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से आपका यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। बेसिकली वॉल्यूम तो आपको दे रखा है, तो आपको प्रेशर ही निकालना था, तो प्रेशर निकाल लीजिए। और उसके बाद में हर साइकिल में जो वर्क होता है और जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिलीज हो रही है उसको देखिए। उन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपका इफिशियंसी ईटर निकल के आएगा, नेट वर्क डन अपॉन नेट हीट ट्रांसफर। इसको जब आप यूज करेंगे तो आपका ईटा निकल के आ जाएगा। ये जेएनयू का क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी केटी, इन्होंने पूछा है कि किसी सब्सटेंस की इस फॉर्मूले से डिनोट होती है। ठीक है भैया, तो फॉर्मूला भी आपको दे रखा है कि क्या है, आपको फॉर्मूला भी अलग से नहीं निकालना था। अब वो पूछता है
कि इट्स वैल्यू मतलब इस kT की वैल्यू क्या होगी फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये डेरिवेशन फाइंड आउट करना है और आपको पूछा है आइडियल गैस। तो जब आइडियल गैस बोल दो, आइडियल गैस का इक्वेशन लगा दो, PV इज इक्वल टू nRT। आपको क्या dP और dV चाहिए, मतलब ये तो वेरी करेंगे, इनको डिफरेंशिएट कर दो, या आप इसको प्रेशर से डिफरेंशिएट कर दो थ्रू आउट इक्वेशन। ये टेम्परेचर आपका डिपेंड नहीं करेगा, और ये तो कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड आपकी जीरो होगी। और इसको डिफरेंशिएट करके ये चीज बनी, इसको रीअरेंज करके सीधा आपका 1/P बन गया। तो कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बात थी नहीं। अब यहाँ पे वो ऐसे कर सकता है एग्जाम में, आइडियल जहाँ पे लिखा था उसको रिप्लेस कर देगा रियल गैस से। तो आप P प्लस A/V² V माइनस बी इज इक्वल टू n नहीं आएगा RT, इसको यूज कर लीजिए। अगर वो n बोलता है तो यहाँ पे n², यहाँ पे NB, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन बनेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की जगह पे कुछ और पूछ लेगा, हो सकता है वो आपको फॉर्मूला ना दे, बस वो इतना लिख के छोड़ दे कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करो आइडियल गैस के लिए, ऐसे पूछ सकता है वो। और इसका अगला क्वेश्चन है जो BHU से बेसिकली उठाया है कि कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस जो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर में अंडरगो हो रहा है। कि एक आइडियल गैस है, ये आपको पता चल गया, 1 मोल है ये आपको पता चल गया, और प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक। अब यहाँ पे क्या पूछा है, फॉर दिस प्रोसेस कि नीचे दिया हुआ कौन सा इक्वेशन सही नहीं होगा। तो अब चार इक्वेशन आपको दे रखे हैं। जब भी आपको पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इज करेक्ट, आप पहला स्टेटमेंट पढ़ के कभी भी अपना गेस ना करना। सबसे पहले पूरे चारों ऑप्शन जो है उनको ऑब्जर्व करना और फिर कोई कंक्लूजन पे आना। जैसे यहाँ पे हम पहले देखते हैं, सबसे पहला इक्वेशन है TDS इज इक्वल टू DE। DE बोल दीजिए या DU बोल दीजिए, दोनों सेम चीज है। DE प्लस PdV माइनस म्यूडियन, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है PV इज इक्वल टू RT। तीसरा है D इज इक्वल टू माइनस PdV, और चौथा है PV इज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए कि जहां पे लिखा है कंसिडर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस है मतलब आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा, तो PV इज इक्वल टू RT। RT क्यों, क्योंकि 1 मोल है, मतलब ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। तो अकॉर्डिंग टू नॉट करेक्ट मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसने और आगे इंफॉर्मेशन दी है कि एडियाबेटिक प्रोसेस है। जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, PV रेस टू गामा कांस्टेंट, ये इक्वेशन हम यूज करते, तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा इस क्वेश्चन का। एडियाबेटिक प्रोसेस है, DQ मेरा जीरो होगा, तो DQ जीरो है तो जीरो बराबर DU प्लस PdV। तो मैं अगर यहाँ से DU निकालूं तो माइनस PdV। तो इसका मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या, चौथा ऑप्शन क्यू। ये चीज RHS तो बिल्कुल सही है, DE प्लस PdV माइनस म्यूडियन, बट TDS यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये लेफ्ट हैंड साइड जीरो चाहिए। इसलिए मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब यही क्वेश्चन जैम में MSQ फॉर्म में आया तो नॉट की जगह पे इज करेक्ट बोलेगा, तो BCD आप टिक करके आओगे। इसमें और ये पूछ सकता है एडियाबेटिक की जगह पे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, ये सब चीजें पूछ लेगा। प्रोसेस चेंज करेगा और उस अकॉर्डिंग ऑप्शन भी आपके चेंज होंगे। उसके बाद अब देखिए कि वो क्या पूछता है क्वेश्चन, ये भी BHU का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम
चेंज इन किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी, कौन सी प्रोसेस में चेंज होगी बेसिकली। तो अब पहला ऑप्शन है आइसोथर्मल चेंज, एडियाबैटिक, फ्री एक्सपांशन या साइक्लिक। तो आइसो अब यहाँ पे जब कुछ भी मेंशन ना हो तो आप सिस्टम को आइडियल गैस ही कंसिडर करेंगे। जब मैं आइडियल गैस कंसिडर, क्योंकि रियल, अगर वो मेंशन करेगा, अगर गैस रियल होता है तो वो मेंशन करेगा, अगर वो मेंशन नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसने आइडियल लेके चला है वो। तो जब आइडियल गैस होता है तो आपका यू जो होता है वो बेसिकली फंक्शन होता है टी का। अगर आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज मतलब सेम है प्रोसेस में, तो आपका U1 इज इक्वल टू U2। तो आपका du जो हो गया वो जीरो हो गया, मतलब चेंज नहीं हुआ। जब मेरी साइक्लिक प्रोसेस है, ए टू बी गई, बी टू सी गई और सी टू ए आई, तो ओवरऑल चेंज क्या आया, यू ए इनिशियल था जो चेंज होके यू ए बना। तो साइक्लिक प्रोसेस में भी मेरा कोई भी चेंज नहीं आया, गैस फ्रीली एक्सपांड कर रहा है। तो ना तो वो वर्क डन परफॉर्म करेगा, ना ही हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा, फ्रीली एक्सपांड हो रहा है एकदम अपना टाइम लेके सब चीजें करके। तो जब ये दो चीजें जीरो है तो डी यू भी मेरा जीरो हो गया। तो जो भी चेंज आएगा वो कब आएगा, एडियाबैटिक में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका डी क्यू जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका डी यू जो होगा, ये आप यहाँ पे देखिए, ये माइनस पी डी वी। तो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे चेंज कब नहीं आएगा, जब वो आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक आइसोकोरिक प्रोसेस। बट आइसोकोरिक प्रोसेस मेंशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन आ गया बी। अगला क्वेश्चन फिर डीयू से लिया गया है, 2015 में पूछा था डीयू ने। एक ड्राई एयर है, ये मेंशन किया है, और वो 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ही है वो। अब इस ड्राई एयर को मैंने सडनली कंप्रेस कर दिया। अब कितना कंप्रेस किया है, तो इनिशियल वॉल्यूम के वन थर्ड कंप्रेस किया है। ठीक है, और गामा भी दे रखा है मुझे। अब मुझे क्या पूछा है, टेम्परेचर में चेंज कितना आया है, ये मुझसे पूछा है। तीन चार चीजें यहाँ पे दे रखी है कि मेरी ड्राई एयर थी मेरे पास एज अ सिस्टम, जो मैंने रूम टेम्परेचर पे रखी थी, जिसको मैंने कंप्रेस किया, एकदम सडन कंप्रेस किया, अचानक से कंप्रेस कर दिया, उसको सोचने समझने का कोई टाइम नहीं दिया, और उसका वॉल्यूम कर दिया मैंने वन थर्ड इनिशियल के। तो बस चीजों को लिख लीजिए सबसे पहले, इनिशियल टेम्परेचर, गामा, और ये V2 का रिलेशन। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि उसने लिखा है सडन। जब भी क्वेश्चन में आपका सडन चेंज आता है, आप वहां पे एडियाबेटिक का केस लगाओगे। एडियाबेटिक में सोचने समझने का कोई टाइम नहीं रहता, एकदम अचानक से तुरंत वो प्रोसेस होती है। तो आप ये चीज लगा लीजिए, आपके पास V2 है, V1 है और T1 है, तो T2 आप इजीली निकाल लोगे, कुछ चीज है ही नहीं यहाँ पे समझने जैसी। अब उसने पूछ, अब यहाँ पे ही रुकना नहीं है। ठीक है, आपने T2 निकाला और फिर सीधा इसको जो जो भी मल्टीप्लाई, 17 17 या 51, तो नियरली रफली 510 केल्विन इसका आंसर नहीं होगा। उसने पूछा है आपसे चेंज इन टेम्परेचर, तो आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा टी, ना कि T2। आपको ये फाइंड आउट करना है, ये नहीं फाइंड आउट करना है। चेंज कैसे फाइंड आउट होगा, T2 माइनस T1, 219 केल्विन का आंसर आ गया आपका। इस क्वेश्चन में दो तीन चीजें चेंज होगी। ड्राई एयर की जगह पे कोई गैस बोल देगा, स्पेसिफिक मेंशन कर देगा। वॉल्यूम जो चेंज हुआ है वो वन थर्ड की जगह पे कुछ और चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू गैस बोलेगा या मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक,
इस फॉर्म में कुछ बोल देगा, या ऐसे बोलेगा कि हीलियम है, O2 है, इस फॉर्म में बोल देगा, तो उस अकॉर्डिंग गामा भी चेंज होगा। और यहाँ पे जैसे टेम्परेचर दे रखा था, तो कभी कभी टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर मेंशन कर देगा कि हाँ प्रेशर इतना हो गया था, उतना हो गया था। और उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेशर चेंज आ सकता है, वॉल्यूम चेंज आ सकता है। और एक चीज इस क्वेश्चन में पूछी सकती है, सडनली की जगह पे वो बोल देगा स्लोली, इनफाइनाइटली स्लोली या स्लोली, ऐसे समथिंग आएगा। जब प्रोसेस एकदम धीरे से हो रही है तो सिस्टम के जो होगा वो आइसोथर्मल होगा। जब भी स्लोली लिख के आएगा आप आइसोथर्मल का इक्वेशन लगाओगे। आपने इस क्वेश्चन से काफी कुछ चीजें सीखी। अगला क्वेश्चन है जो जेस्ट में पूछा था, और ये चीज मैंने लेक्चर में करवा रखी है कि फॉर डायटोमिक आइडियल गैस रूम टेम्परेचर के पास है, फ्रैक्शन ऑफ हीट फॉर एक्सटर्नल वर्क। ये चीज का मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवा के दिए थे इस फॉर्म में। अब इसने पूछा एक्सटर्नल वर्क, वो यहाँ पे वर्क की जगह पे इंटरनल एनर्जी भी बोल सकता है। ये चीज करवा के रखी तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीजों को। और अगला है यहाँ पे कि जो डेल्टा डब्ल्यू है वर्क डन, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब किसी भी प्रोसेस के अंदर जो डेल डब्ल्यू है वो दे रखा है आपको कि ये वर्क डन है, उसने डिनोट कर रखा है। अब उसने डी डब्ल्यू के लिए कुछ और चीजें पूछी है कि क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल होगा किसी प्रोसेस के लिए, क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल होगा आइसोथर्मल के लिए, क्या ये परफेक्ट डिफरेंशियल होगा एडियाबेटिक के लिए, क्या ये नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल होगा किसी भी प्रोसेस के लिए। ऐसे चार ऑप्शन थे और ये एचसीयू ने 2 सवाल पूछा था 2011-2013 में। तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और आपको पता है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है डी क्यू और डी डब्ल्यू, तो यहाँ पे इसको हमने ऐसे कट कर दिया। अब मुझसे उसने पूछा है कि डी डब्ल्यू परफेक्ट डिफरेंशियल कब होगा या होगा ही नहीं। तो यहाँ से देखिए, अगर मैं कोई भी प्रोसेस यूज करूं अदर देन आइसोथर्मल, तो मेरा डी यू जीरो नहीं होगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ही मेरा डी यू जीरो होगा। अगर डी यू जीरो हो गया तो जो है ये इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब आइसोथर्मल के लिए ये चीज नहीं होगी। किसी और प्रोसेस के लिए एडियाबेटिक को छोड़ के ये चीज हमेशा प्रेजेंट रहेगी दोनों, तो उस केस में भी नहीं होगा। एडियाबेटिक के केस में डी क्यू जीरो हुआ तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट देखिए कि डी यू ये मेरा परफेक्ट डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब अगर ये परफेक्ट है तो ये भी परफेक्ट होगा। तो एडियाबेटिक के केस में ये आपका निकल के आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने जो बेसिक सी चीजें थी जीरो लॉ से लेके फर्स्ट लॉ तक, उन सारी चीजों को देखा था, जाना था, समझा था। और अगली वाली वीडियो में हम सेकंड लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर आने वाले वीडियो में मैक्सवेल्स इक्वेशन और वो सब सॉल्व करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इन 10 क्वेश्चंस में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर लीजिए। मैं देखता हूँ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए रोज ग्रुप में देता रहो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ।